मोअज़्ज़िज़ सामईन कराम, पेश खिदमत है एक मुख्तसर कहानी हतक। इस कहानी को लिखा है जनाब सादत हसन मंटू ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। दिन भर की थकी मांदी वो अभी अभी अपने बिस्तर पर लेटी थी और लेटते ही सो गई। म्यूनिसिपल कमेटी के दारोगाई सफाई, जिसे वो सेठ जी के नाम से पुकारा करती थी, अभी अभी उसकी हड्डियां पसलियां झंझोड़कर शराब के नशे में चूर घर वापस गया था। वो रात को यहीं पर ठहर जाता, मगर उसे अपनी धर्म पत्नी का बहुत ख्याल था, जो उससे बेहद प्रेम करती थी। वो रुपए जो उसने अपनी जिस्मानी मुशक्कत के बदले उस दारोगा से वसूल किए थे, उसकी चुस्त और थूक भरी चोली के नीचे से ऊपर को उभरे हुए थे। कभी कभी सांस के उतार चढ़ाव से चांदी के ये सिक्के खनखनाने लगते और इसकी खनखनाहट इसके दिल की गैर आहंग धड़कनों में घुल मिल जाती। ऐसा मालूम होता कि इन सिक्कों की चांदी पिघलकर उसके दिल के खून में टपक रही है। उसका सीना अंदर से तप रहा था। ये गर्मी कुछ तो उस ब्रांडी के बाइस थी जिसका अद्धा दरोगा अपने साथ लाया था, और कुछ उस ब्योड़ा का नतीजा थी जिसका सोडा खत्म होने पर दोनों ने पानी मिलाकर पिया था। वो सागवान के लंबे और चौड़े पलंग पर औंधे मुंह लेटी थी। उसकी बाहें जो कांधों तक नंगी थीं, पतंग की उस कांप की तरह फैली हुई थी जो ओस में भीग जाने के बाइस पतले कागज से जुदा हो जाए। दाएं बाजू की बगल में शिकन आलूद गोश्त उभरा हुआ था, जो बार बार मोड़ने के बाइस नीली रंगत इख्तियार कर गया था, जैसे नुची हुई मुर्गी की खाल का एक टुकड़ा वहां पर रख दिया गया है। कमरा बहुत छोटा था, जिसमें बेशुमार चीजें बेतरतीबी के साथ बिखरी हुई थी। 3-4 सूखे सड़े चप्पल पलंग के नीचे पड़े थे, जिनके ऊपर मुंह रखकर एक खारिश ज़दा कुत्ता सो रहा था और नींद में किसी गैर मरई चीज को मुंह चिढ़ा रहा था। इस कुत्ते के बाल जगह जगह से खारिश के बाइस उड़े हुए थे। दूर से अगर कोई इस कुत्ते को देखता तो समझता कि पैर पोंछने वाला पुराना टाट दोहरा करके जमीन पर रखा है। इस तरफ छोटे से दीवार गिर पर सिंगार का सामान रखा था। गालों पर लगाने के लिए सुर्खी, होठों की सुर्ख बत्ती, पाउडर, कंघी और लोहे के पिन, जो वो गालिबन अपने जूड़े में लगाया करती थी। पास ही एक लंबी खूंटी के साथ सब्ज तोते का पिंजरा लटक रहा था, जो गर्दन को अपनी पीठ के बालों में छुपाए सो रहा था। पिंजरा कच्चे अमरूद के टुकड़ों और गले हुए संतरे के छिलकों से भरा पड़ा था। इन बदबूदार टुकड़ों पर छोटे छोटे काले रंग के मच्छर या पतंगे उड़ रहे थे। पलंग के पास ही बैठ की एक कुर्सी पड़ी थी, जिसकी पुश्त सर टेकने के बाइस बेहद मैली हो रही थी। इस कुर्सी के दाएं हाथ को एक खूबसूरत तपाई थी, जिस पर हिज मास्टर्स वॉइस का पोर्टेबल ग्रामोफोन पड़ा था। उस ग्रामोफोन पर मंढे हुए काले कपड़े की बहुत बुरी हालत थी। जंग आलूद सुइयां तिपाई के अलावा कमरे के हर कोने में बिखरी हुई थी। इस तिपाई के ऐन ऊपर दीवार पर 4 फ्रेम लटक रहे थे, जिनमें मुख्तलिफ आदमियों की तस्वीरें जुड़ी थीं। इन तस्वीरों से जरा हटकर, यानी दरवाजे में दाखिल होते ही बाएं तरफ की दीवार के कोने में गणेश जी की शोख रंग की तस्वीर, जो ताजा और सूखे हुए फूलों से लदी हुई थी। शायद ये तस्वीर कपड़े के किसी थान से उतारकर फ्रेम में जुड़ाई गई थी। उस तस्वीर के साथ छोटे से दीवारगीर पर, जो कि बेहद चिकना हो रहा था, तेल की एक प्याली धरी थी, जो दिए को रोशन करने के लिए रखी गई थी। पास ही दिया पड़ा था, जिसकी लौ हवा बंद होने के बाइस माथे के तिलक की मानिंद सीधी खड़ी थी। इस दीवारगीर पर रुई की छोटी बड़ी मरोड़ियां भी पड़ी थी। जब वो बोहनी करती थी तो दूर से गणेश जी की इस मूर्ति से रुपए छुआकर और फिर अपने माथे के साथ लगाकर इन्हें अपनी चोली में रख लिया करती थी। इसकी छातियां चूंकि काफी उभरी हुई थीं,
इसलिए वो जितने रुपए भी अपनी चोली में रखती महफूज पड़े रहते थे। अलबत्ता कभी कभी जब माधु पुणे से छुट्टी लेकर आता तो इसे अपने कुछ रुपए पलंग के पाए के नीचे उस छोटे से घड़े में छुपाना पड़ते थे जो इसने खास इस काम की गर्ज से खोदा था। माधु से रुपए महफूज रखने का ये तरीका सौगंधी को रामलाल दल्लाल ने बताया था। उसने जब ये सुना कि माधु पुणे से आकर सौगंधी पर धावे बोलता है तो कहा था, उस साले को तूने कब से यार बनाया है? ये बड़ी अनोखी आशिकी और माशूकी है। एक पैसा जेब से निकालता नहीं और तेरे साथ मजे उड़ाता रहता है। मजे अलग रहे, तुझसे कुछ लेकर भी मरता है। सौगंधी, मुझे कुछ दाल में काला नजर आता है। उस साले में कुछ बात जरूर है जो तुझे भा गया है। 7 साल से ये धंधा कर रहा हूँ, तुम छोकरियों की सारी कमजोरियां जानता हूं। ये कहकर रामलाल दल्लाल ने, जो बंबई शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वाली 120 छोकरियों का धंधा करता था, सौगंधी को बताया, साली अपना धन यूं न बर्बाद कर। तेरे अंग पर से ये कपड़ा भी उतार कर ले जाएगा वो तेरी माँ का यार। इस पलंग के पाए के नीचे छोटा सा गड़ा खोद कर इसमें सारे पैसे दबा दिया कर, और जब वो यार आया करे तो उससे कहा कर, तेरी जान की कसम माधु, आज सुबह से एक धेले का मुंह नहीं देखा। बाहर वाले से कहकर 1 कप चाय और अफलातून बिस्किट तू मंगा, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। समझी? बहुत नाजुक वक्त आ गया है मेरी जान। इस साली कांग्रेस ने शराब बंद करके बाजार बिल्कुल मंदा कर दिया है, पर तुझे तो कहीं ना कहीं से पीने को मिल ही जाती है। भगवान की कसम, जब तेरे यहाँ कभी रात की खाली की हुई बोतल देखता हूँ और दारू की बात सुनता हूँ तो जी चाहता है तेरी जोन में चला जाऊं। सौगंधी को अपने जिस्म में सबसे ज्यादा अपना सीना पसंद था। एक बार जमुना ने उससे कहा था, नीचे से इन बम के गोलों को बांध के रखा कर, अंगिया पहने की तो इनकी सख्ताई ठीक रहेगी। सौगंधी ये सुनकर हंस दी। जमुना, तू सबको अपनी सिरी का समझती है। 10 रुपए में लोग तेरी बोटियां तोड़कर चले जाते हैं। तू तो समझती है कि सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। कोई मुंह लगाए तो ऐसी वैसी जगह हाथ। अरे हाँ, कल की बात तुझे सुनाऊं। रामलाल रात के 2 बजे एक पंजाबी को लाया। रात का 30 रुपए तय हुआ। जब सोने लगे तो मैंने बत्ती बुझा दी। अरे वो तो डरने लगा। सुनती हो जमुना, तेरी कसम, अंधेरा होते ही उसका सारा ठाठ किरकिरा हो गया। वो डर गया। मैंने कहा, चलो चलो, देर क्यों करते हो, 3 बजने वाले हैं, अब दिन चढ़ाएगा। बोला, रोशनी करो रोशनी करो। मैंने कहा, ये रोशनी क्या हुआ? बोला, लाइट लाइट। उसकी भींची हुई आवाज सुनकर मुझसे हंसी न रुकी। भाई मैं तो लाइट ना करूंगी। और ये कहकर मैंने उसकी गोश्त भरी रान की चुटकी ली, तड़प कर उठ बैठा और लाइट ऑन कर दी। मैंने झट से चादर ओढ़ ली और कहा, तुझे शर्म नहीं आती मर्दवे? वो पलंग पर आया तो मैं उठी और लपक कर लाइट बुझा दी। वो फिर घबराने लगा। तेरी कसम, बड़े मजे में रात कटी। कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी उजाला कभी अंधेरा। ट्राम की खड़खड़ हुई तो पतलून वतलून पहनकर वो उड़ भागा। साले ने 30 रुपए सट्टे में जीते होंगे जो यूं मुफ्त दे गया। जमुना, तू बिल्कुल अल्लड़ है। बड़े बड़े गुर याद हैं मुझे इन लोगों को ठीक करने के लिए। सौगंधी को वाकई बहुत गुर याद थे जो उसने अपनी 1-2 सहेलियों को बताए भी थे। आमतौर पर वो ये गुर सबको बताया करती थी। अगर आदमी शरीफ हो, ज्यादा बातें न करने वाला हो, तो उससे खूब शरारतें करो, अनगिनत बातें करो, उसे छेड़ो, सताओ, उसके गुदगुदी करो, उससे खेलो। अगर दाढ़ी रखता है तो उसमें उंगलियों से कंघी करते करते 2-4 बाल भी नोच लो। पेट बड़ा हो तो थपथपाओ। उसको इतनी मोहलत ही ना दो कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ करने पाए। वो खुश खुश चला जाएगा और रकम भी बची रहेगी। ऐसे मर्द जो गुपचुप रहते हैं बड़े खतरनाक होते हैं बहन। हड्डी पसली तोड़ देते हैं अगर उनका दाव चल जाए। सौगंधी इतनी चालाक नहीं थी जितनी खुद को जाहिर करती थी।
उसके ग्राहक बहुत कम थे। गायियत दर्जा जज्बाती लड़की थी। यही वजह है कि वो तमाम गुर जो उसे याद थे उसके दिमाग से फिसल कर उसके पेट में आ जाते थे, जिस पर एक बच्चा पैदा करने के बाइस कई लकीरें पड़ गई थी। इन लकीरों को पहली मर्तबा देखकर उसे ऐसा लगा था कि उसके खारिश ज़दा कुत्ते ने अपने पंजे से ये निशान बना दिए हैं। सौगंधी दिमाग में ज्यादा रहती थी, लेकिन जूं ही कोई नर्म नाजुक बात, कोई कोमल बोल उससे कहता तो झट पिघल कर वो अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाती। गो मर्द और औरत के जिस्मानी मिलाप को इसका दिमाग बिल्कुल फजूल समझता था, मगर इसके जिस्म के बाकी आज़ा सब के सब इसके बहुत बुरी तरह कायल थे। वो थकन चाहते थे, ऐसी थकन जो इन्हें झंझोड़ कर, इन्हें मारकर सुलाने पर मजबूर कर दे। ऐसी नींद जो थक कर चूर चूर हो जाने के बाद आए। कितनी मजेदार होती है वो बेहोशी जो मार खाकर बंद ढीले हो जाने पर तारी होती है। कितना आनंद देती है। कभी ऐसा होता है कि तुम हो और कभी ऐसा मालूम होता है कि तुम नहीं हो, और इस होने और ना होने के बीच में कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि तुम हवा में बहुत ऊंची जगह लटकी हुई हो। ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं हवा, बाएं हवा, बस हवा ही हवा। और फिर इस हवा में दम घुटना भी एक खास मजा देता है। बचपन में जब वो आंख मचोली खेला करती थी और अपनी माँ का बड़ा संदूक खोलकर उसमें छुप जाया करती थी, तो नाकाफी हवा में दम घुटने के साथ साथ पकड़े जाने के खौफ से वो तेज धड़कन जो इसके दिल में पैदा हो जाया करती थी, कितना मजा दिया करती थी। सौगंधी चाहती थी कि अपनी सारी जिंदगी किसी ऐसे ही संदूक में छुपकर गुजारते जिसके बाहर ढूंढने वाले फिरते रहें। कभी कभी उसको ढूंढ निकालें ताकि वो भी उनको ढूंढने की कोशिश करे। ये जिंदगी जो वो 5 बरस से गुजार रही थी, आंख मचोली ही तो थी। कभी वो किसी को ढूंढ लेती थी और कभी कोई उसे ढूंढ लेता था। बस यूं ही उसका जीवन बीत रहा था। वो खुश थी, इसलिए कि उसको खुश रहना पड़ता था। हर रोज रात को कोई न कोई मर्द उसके चौड़े सागवानी पलंग पर होता था, और सौगंधी, जिसको मर्दों के ठीक करने के लिए बेशुमार गुर याद थे, इस बात का बार बार तहिया करने पर भी कि वो इन मर्दों की कोई ऐसी वैसी बात नहीं मानेगी और इनके साथ बड़े रूखेपन के साथ पेश आएगी, हमेशा अपने जज्बात के धारे में बह जाया करती थी और फकत एक प्यासी औरत रह जाया करती थी। हर रोज रात को उसका पुराना या नया मुलाकाती उससे कहा करता था, सौगंधी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और सौगंधी ये जानबूझकर भी कि वो झूठ बोलता है, बस मौन हो जाती थी और ऐसा महसूस करती थी जैसे सचमुच इससे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम कितना सुंदर बोल है। वो चाहती थी इसको पिघलाकर अपने सारे अंगों पर मल ले, इसकी मालिश करे ताकि ये सारे का सारा इसके मसामों में रच जाए, या फिर वो खुद इसके अंदर चली जाए, सिमट सिमटा कर इसके अंदर दाखिल हो जाए और ऊपर से ढकना बंद कर दे। कभी कभी जब प्रेम किए जाने का जज्बा इसके अंदर बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता, तो कई बार उसके जी में आता कि अपने पास पड़े हुए आदमी को गोद ही में लेकर थपथपाना शुरू कर दे और लोरियां देकर उसे गोद ही में सुला दे। प्रेम कर सकने की अहलियत इसके अंदर इस कदर ज्यादा थी कि हर उस मर्द से जो इसके पास आता था वो मोहब्बत कर सकती थी और फिर उसको निभा भी सकती थी। अब तक 4 मर्दों से अपना प्रेम निभा ही तो रही थी, जिनकी तस्वीरें उसके सामने दीवार पर लटक रही थी। हर वक्त ये एहसास उसके दिल में मौजूद रहता था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता, ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। एक बार आईना देखते हुए बेख्तियार इसके मुंह से निकल गया था, सौगंधी, तुझसे जमाने ने अच्छा सलूक नहीं किया। ये जमाना यानी 5 बरसों के दिन और इनकी रातें इसके जीवन के हर तार के सामने वाबस्ता थे। गो इस जमाने से उसको खुशी नसीब नहीं हुई थी जिसकी ख्वाहिश इसके दिल में मौजूद थी, ताहम वो चाहती थी कि यूं ही उसके दिन बीतते चले जाएं,
इसे कौन से महल खड़ा करना थे जो रुपए पैसे का लालच करती। 10 रुपए इसका आम नर्ख था, जिसमें से 2.5 रुपए रामलाल अपनी दल्लाली के काट लेता था। 7.5 रुपए इसे रोज मिल ही जाया करते थे, जो इसकी अकेली जान के लिए काफी थे। और माधव जब पुणे से बकौल रामलाल दल्लाल सौगंधी पर धावे बोलने के लिए आता था, तो वो 10-15 रुपए खिराज भी अदा करती थी। ये खिराज सिर्फ इस बात का था कि सौगंधी को उससे कुछ वो हो गया था। राम दल्लाल ठीक कहता था। इसमें ऐसी बात जरूर थी जो सौगंधी को बहुत भागई थी। अब इसको छुपाना क्या, बता ही क्यों नहीं दे। सौगंधी से जब माधु की पहली मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था, तुझे लाज नहीं आती अपना भाव करते? जानती है तू मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही है और मैं तेरे पास क्यों आया हूँ? ची ची ची, 10 रुपए, और जैसा कि तू कहती है 2.5 रुपए दल्लाल के, बाकी रहे 7.5, रहे ना 7.5। अब इन 7.5 रुपयों पर तू मुझे ऐसी चीज देने का वचन देती है जो तू दे ही नहीं सकती, और मैं ऐसी चीज लेने आया जो मैं ले ही नहीं सकता। मुझे औरत चाहिए, पर तुझे क्या इस वक्त इसी घड़ी मर्द चाहिए? मुझे तो कोई औरत भी भा जाएगी, पर क्या मैं तुझे जचता हूँ? तेरा मेरा नाता ही क्या है? कुछ भी नहीं, बस ये 10 रुपए, जिनमें से 2.5 दल्लाली में चले जाएंगे और बाकी इधर उधर बिखर जाएंगे। तेरे और मेरे बीच में बज रहे हैं, तू भी इनका बजना सुन रही है और मैं भी। तेरा मन कुछ और सोचता है, मेरा मन कुछ और। क्यों ना कोई ऐसी बात करें कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी। पुणे में हवलदार हूँ, महीने में 1 बार आया करूंगा, 3-4 दिन के लिए। ये धंधा छोड़, मैं तुझे खर्च दे दिया करूंगा। क्या भाड़ा है इस खोली का? माधव ने और भी बहुत कुछ कहा था, जिसका असर सौगंधी पर इस कदर ज्यादा हुआ था कि वो चंद लम्हात के लिए खुद को हवलदारनी समझने लगी थी। बातें करने के बाद माधव ने उसके कमरे की बिखरी हुई चीजें करीने से रखी थी और नंगी तस्वीरें जो सौगंधी ने अपने सरहाने लटकाए रखी थी, बिना पूछे गछे फाड़ दी थी और कहा था, सौगंधी भाई, मैं ऐसी तस्वीरें यहाँ नहीं रखने दूंगा। और पानी का ये घड़ा देखना कितना मैला है, और ये छीछड़े, ये चिंदियां, उफ, कितनी बुरी बास आती है। उठा के बाहर फेंक दो इनको। और तूने अपने बालों का सत्यानाश कर रखा है। और 3 घंटे की बातचीत के बाद सौगंधी और माधु आपस में घुल मिल गए थे, और सौगंधी को तो ऐसा महसूस हुआ था कि बरसों से हवलदार को जानती है। इस वक्त तक किसी ने भी कमरे में बदबूदार चीथड़ों, मैले घड़े और नंगी तस्वीरों की मौजूदगी का ख्याल नहीं किया था, और न कभी किसी ने उसको ये महसूस करने का मौका दिया था कि इसका एक घर है जिसमें घरेलूपन आ सकता है। लोग आते थे और बिस्तर तक की गलाजत को महसूस किए बगैर चले जाते थे। कोई सौगंधी से ये नहीं कहता था, देख तो आज तेरी नाक कितनी लाल हो रही है, कहीं जुकाम ना हो जाए तुझे, ठहर मैं तेरे वास्ते दवा लाता हूँ। माधव कितना अच्छा था, उसकी हर बात 52 तोला और पाव रत्ती की थी। क्या खरी खरी सुनाई थी उसने सौगंधी को। इसे महसूस होने लगा इसे माधव की जरूरत है। चुनाचे इन दोनों का संबंध हो गया। महीने में 1 बार माधु पुणे से आता था और वापस जाते हुए हमेशा सौगंधी से कहा करता था, देख सौगंधी, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने एक बार भी किसी मर्द को अपने यहाँ ठहराया तो चुटिया से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। देख, इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का? न माधु ने कभी पूना से खर्च भेजा था और न सौगंधी ने अपना धंधा बंद किया था। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। ना सौगंधी ने कभी माधव से ये कहा था, तू ये क्या टर टर किया करता है, एक फूटी कौड़ी भी दी है कभी तूने? और ना माधव ने कभी सौगंधी से पूछा था, ये माल तेरे पास कहाँ से आता है, जबकि मैं तुझे कुछ देता ही नहीं। दोनों झूठे थे, दोनों एक मलम्मा की हुई जिंदगी बसर कर रहे थे।
लेकिन सौगंधी खुश थी। जिसको असल सोना न मिले वो मुलम्मा किए हुए गहनों ही पर राजी हो जाया करती थी। इस वक्त सौगंधी थकी मांदी सो रही थी। बिजली का कुमकुबा जिसे ऑफ करना वो भूल गई थी उसके सर के ऊपर लटक रहा था। इसकी तेज रोशनी उसकी मुंदी हुई आंखों के सामने टकरा रही थी, मगर वो गहरी नींद सो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 2 बजे ये कौन आया था? सौगंधी के ख्वाब आलूद कानों में दस्तक भिनभिनाहट बनकर पहुंची। दरवाजा जब जोर से खटखटाया गया तो चौंक कर उठ बैठी। 2 मिली जुली शराबों और दांतों की रीखों में फंसे हुए मछली के रेजों ने उसके मुंह के अंदर ऐसा लुआब पैदा कर दिया था जो बेहद कसीला और लेजदार था। धोती के पल्लू से उसने ये बदबूदार लुआब साफ किया और आंखें मलने लगी। पलंग पर वो अकेली थी। झुककर उसने पलंग के नीचे देखा तो उसका कुत्ता सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था और नींद में किसी गैर मरई चीज को मुंह चिढ़ा रहा था। और तोता पीठ के बालों में सर दिए सो रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सौगंधी बिस्तर पर से उठी। सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। घड़े से पानी का एक डोंगा निकालकर उसने कुल्ली की और दूसरा डोंगा गटागट पीकर उसने दरवाजे का पट थोड़ा सा खोला और कहा, रामलाल। रामलाल जो बाहर दस्तक देते हुए थक गया था, भिन्ना कर कहने लगा, तुझे सांप सूंघ गया था या क्या हो गया था? 1 कलाक से बाहर खड़ा दरवाजे खटखटा रहा हूँ, कहाँ मर गई थी? फिर आवाज दबाकर उसने हौले से कहा, अंदर कोई है तो नहीं? जब सौगंधी ने कहा नहीं तो रामलाल की आवाज फिर ऊंची हो गई, तू दरवाजा क्यों नहीं खोलती? भाई हद हो गई है, क्या नींद पाई है? यूं एक एक छोकरी उतारने में 2-2 घंटे सर खपाना पड़े तो मैं अपना धंधा कर चुका। अब तू मेरा मुंह क्या देखती है? झटपट ये धोती उतार कर वो फूलों वाली साड़ी पहन, पाउडर वाउडर लगा और चल मेरे साथ। बाहर मोटर में एक सेठ बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल चल एकदम जल्दी कर। सौगंधी आराम कुर्सी पर बैठ गई और रामलाल आईने के सामने अपने बालों में कंघी करने लगा। सौगंधी ने तिपाई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बाम की शीशी उठाकर उसका ढकना खोलते हुए कहा, रामलाल आज मेरा जी अच्छा नहीं। रामलाल ने कंघी दीवार गिर पर रख दी और मुड़कर कहा, तो पहले ही कह दिया होता। सौगंधी ने माथे और कनपट्टियों पर बाम मलते हुए गलत फहमी दूर कर दी। वो बात नहीं है रामलाल, ऐसे ही मेरा जी अच्छा नहीं, बहुत पी गई। रामलाल के मुंह में पानी भर आया। थोड़ी बची हो तो ला, जरा हम भी मुंह का मजा ठीक कर लें। सौगंधी ने बाम की शीशी तपाई पर रख दी और कहा, बचाई होती तो ये मुआ सर में दर्द ही क्यों होता? देख रामलाल, वो जो बाहर मोटर में बैठा है उसे अंदर ही ले आओ। रामलाल ने जवाब दिया, नहीं भाई, वो अंदर नहीं आ सकते, जेंटलमैन आदमी हैं। वो तो मोटर को गली के बाहर खड़ी करते हुए घबराते थे। तू कपड़े वपड़े पहन ले और जरा गली के नुक्कड़ तक चल, सब ठीक हो जाएगा। 750 रुपए का सौदा था। सौगंधी इस हालत में, जबकि उसके सर में शिद्दत से दर्द हो रहा था, कभी कबूल न करती, मगर उसे रुपयों की सख्त जरूरत थी। इसके साथ वाली खोली में एक मद्रासी औरत रहती थी जिसका खाविंद मोटर के नीचे आकर मर गया था। उस औरत को अपनी जवान लड़की समेत वतन जाना था, लेकिन इसके पास चूंकि किराया ही नहीं था, इसलिए वो कस्मा पुरसी की हालत में पड़ी थी। सौगंधी ने कल ही उसको ढारस दी थी और उससे कहा था, बहन तू चिंता न कर, मेरा मर्द पुणे से आने ही वाला है, मैं उससे कुछ रुपए लेकर तेरे जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। माधव पूना से आने वाला था, मगर रुपयों का बंदोबस्त तो सौगंधी ही को करना था। चुनाचे वो उठी और जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील करने लगी। 5 मिनटों में उसने धोती उतारकर फूल वाली साड़ी पहनी और गालों पर सुर्खी पाउडर लगाकर तैयार हो गई। घड़े के ठंडे पानी का एक और डोंगा पिया और रामलाल के साथ बोली। गली जो कि छोटे शहरों के बाजार से भी कुछ बड़ी थी, बिल्कुल खामोश थी। गैस के वो लैंप जो खंभों पर जुड़े थे, पहले की निस्बत बहुत धुंधली रोशनी दे रहे थे। जंग के बाइस इनके शीशों को गदला कर दिया गया था। इस अंधी रोशनी में गली के आखिरी सिरे पर एक मोटर नजर आ रही थी। कमजोर रोशनी में उसे स्याह रंग की मोटर का साया सा नजर आया और रात के पिछले पहर की भेदों भरी खामोशी। सौगंधी को ऐसा लगा
इसके सर का दर्द फजा पर भी छा गया है। एक कसीलापन इसे हवा के अंदर भी महसूस होता था, जैसे ब्रांडी और बियोड़ा की बात से वो बोझल हो रही है। आगे बढ़कर रामलाल ने मोटर के अंदर बैठते हुए आदमियों से कुछ कहा। इतने में जब सौगंधी मोटर के पास पहुंच गई तो रामलाल ने एक तरफ हटकर कहा, लीजिए वो आ गई, बड़ी अच्छी छोकरी है, थोड़े ही दिन हुए हैं इसे धंधा शुरू किए। फिर सौगंधी से मुखातिब होकर कहा, सौगंधी इधर आओ, सेठ जी बुलाते हैं। सौगंधी साड़ी का एक किनारा अपनी उंगली पर लपेटती हुई आगे बढ़ी और मोटर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। सेठ साहब ने बैटरी उसके चेहरे के पास रोशन की। एक लम्हे के लिए उस रोशनी ने सौगंधी की खुमार आलूद आंखों में चकाचौंध पैदा की। बटन दबाने की आवाज पैदा हुई और बुझ गई। साथ ही सेठ के मुंह से निकला। फिर एकदम मोटर का इंजन फड़फड़ाया और कार ये जा वो जा। सौगंधी कुछ सोचने भी ना पाई थी कि मोटर चल गई। उसकी आंखों में अभी तक बैटरी की तेज रोशनी घुसी हुई थी। वो ठीक तरह से सेठ का चेहरा भी तो न देख सकी थी। ये आखिर हुआ क्या था? इस हूं का क्या मतलब था जो अभी तक उसके कानों में भिनभिना रही थी? रामलाल दल्लाल की आवाज सुनाई दी, पसंद नहीं किया तुझे? अच्छा भाई मैं चलता हूँ, 2 घंटे मुफ्त में ही बर्बाद किए। ये सुनकर सौगंधी की टांगों में, उसकी बाहों में, उसके हाथों में एक जबरदस्त हरकत का इरादा पैदा हुआ। कहाँ थी वो मोटर, कहाँ था वो सेठ? तो उनका मतलब ये था कि उसने मुझे पसंद नहीं किया। इसकी गाली उसके पेट के अंदर से उठी और जबान की नोक पर आकर रुक गई। वो आखिर गाली किसे देती? मोटर तो जा चुकी थी। उसकी दुम की सुर्ख बत्ती उसके सामने बाजार के अंधियारे में डूब रही थी और सौगंधी को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लाल लाल अंगारा है जो इसके सीने में बरमे की तरह उतरा चला जा रहा है। इसके जी में आया कि जोर से पुकारे, ओ सेठ जरा मोटर रोकना अपनी, बस 1 मिनट के लिए। पर वो सेठ थड़ी है उसकी जात पर, बहुत दूर निकल चुका था। वो सुनसान बाजार में खड़ी थी। फूलों वाली साड़ी जो वो खास मौकों पर पहना करती थी, रात के पिछले पहर की हल्की हल्की हवा से लहरा रही थी। ये साड़ी और इसकी रेशमी सरसराहट सौगंधी को कितनी बुरी मालूम होती थी। वो चाहती थी कि इस साड़ी के चीथड़े उड़ा दे, क्योंकि साड़ी हवा में लहरा लहरा कर कर रही थी। गालों पर उसने पाउडर लगाया था और होंठों पर सुर्खी। जब उसे ख्याल आया कि ये सिंगार उसने अपने आप को पसंद कराने के वास्ते किया था तो शर्म के मारे उसे पसीना आ गया। ये शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने कुछ सोचा। मैंने उस मुंह को दिखाने के लिए थोड़ी अपने आप को सजाया था। ये तो मेरी आदत है। मेरी क्या, सबकी यही आदत है। पर ये रात के 2 बजे और रामलाल दल्लाल और ये बाजार और वो मोटर और बैटरी की चमक, ये सोचते ही रोशनी के धब्बे उसकी हद्दे निगाह तक फजा में इधर उधर तैरने लगे और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट उसे हवा के हर झोंके में सुनाई देने लगी। उसके माथे पर बाम का लेप जो सिंगार करने के दौरान बिल्कुल हल्का हो गया था, पसीना आने के बायस इसके मसामों में दाखिल होने लगा और सौगंधी को अपना माथा किसी और का माथा मालूम हुआ। जब हवा का एक झोंका उसके अर्क आलूद माथे के पास से गुजरा तो उसे ऐसा लगा कि सर्द सर्द टीन का टुकड़ा काटकर उसके माथे के साथ चिस्पा कर दिया गया है। सर में दर्द वैसे का वैसा मौजूद था, मगर ख्यालात की भीड़ भाड़ और इनके शोर ने इस दर्द को अपने नीचे दबा रखा था। सौगंधी ने कई बार इस दर्द को अपने ख्यालात के नीचे निकालकर ऊपर लाना चाहा, मगर नाकाम रही। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह उसका अंग अंग दुखने लगे। इसके सर में दर्द हो, इसकी टांगों में दर्द हो, इसके पेट में दर्द हो, इसकी बाहों में दर्द हो। ऐसा दर्द कि वो सिर्फ दर्द ही का ख्याल करे और सब कुछ भूल जाए। ये सोचते सोचते इसके दिल में कुछ हुआ। क्या ये दर्द था? क्या ये दर्द था? एक लम्हे के लिए उसका दिल सुकड़ा और फिर फैल गया। ये क्या था? लानत! ये तो वही ऊँ थी जो इसके दिल के अंदर कभी सुकड़ती थी और कभी फैलती थी। घर की तरफ सौगंधी के कदम उठे ही थे कि रुक गए और वो ठहर कर सोचने लगी। रामलाल दल्लाल का ख्याल है कि इसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई।
शक्ल का तो उसने जिक्र नहीं किया। उसने तो ये कहा था सौगंधी तुझे पसंद नहीं किया। इसे इसे सिर्फ मेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई तो क्या हुआ, मुझे भी तो कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आती। वो जो अवामस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी। क्या मैंने नाक भूं नहीं चढ़ाई थी? जब वो मेरे साथ सोने लगा था तो मुझे घिन नहीं आई थी? क्या मुझे उबकाई आते आते नहीं रुक गई थी? ठीक है, पर सौगंधी तूने उसे धुतकारा नहीं था, तूने उसको ठुकराया नहीं था। उस मोटर वाले सेठ ने तो तेरे मुंह पर थूका है। इस का और मतलब ही क्या है? यही कि इस छचूंदर के सर में चमेली का तेल, ये मूंग और मसूर की दाल। अरे रामलाल, तू ये छुपकली कहां से पकड़ कर लेकर आया है? इस लौंडिया की इतनी तारीफ कर रहा है तू। 10 रुपए और ये औरत खच्चर क्या बुरी है? सौगंधी सोच रही थी और इसके पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक गर्म लहरें दौड़ रही थी। इसको कभी अपने आप पर गुस्सा आता, कभी राम दल्लाल पर, जिसने रात के 2 बजे इसे बेआराम किया। लेकिन फौरन ही दोनों को बेकसूर पाकर वो सेठ का ख्याल करती थी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें, उसके कान, उसकी बाहें, इसकी टांगें, इसका सब कुछ मुड़ता था कि इस सेठ को कहीं देख पाए। इसके अंदर ये ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से पैदा हो रही थी कि जो कुछ हो चुका है एक बार फिर हो, सिर्फ एक बार। वो हौले हौले मोटर की तरफ बढ़े, मोटर के अंदर से एक हाथ बैटरी निकाले और इसके चेहरे पर रोशनी फेंके। ऊह की आवाज आए और वो सौगंधी अंधाधुंध अपने दोनों पंजों से उसका मुंह नोचना शुरू कर दे। वैशी बिल्ली की तरह झपटे और अपनी उंगलियों के सारे नाखून जो उसने मौजूदा फैशन के मुताबिक बढ़ा रखे थे उस सेठ के गालों में गाड़ दे। बालों से पकड़कर उसे बाहर घसीट ले और धड़ाधड़ मुक्के मारना शुरू कर दे। जब थक जाए तो रोना शुरू कर दे। रोने का ख्याल सौगंधी को सिर्फ इसलिए आया कि उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी की शिद्दत के बाइस 3-4 बड़े बड़े आंसू बन रहे थे। एकाएक ही सौगंधी ने अपनी आंखों से सवाल किया, तुम रोती क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है कि टपकने लगी हो? आंखों से किया हुआ सवाल चंद लम्हा तक इन आंसुओं में तैरता रहा जो अब पलकों पर कांप रहे थे। सौगंधी इन आंसुओं में से देर तक उस खला को घूरती रही जिधर सेठ की मोटर गई थी। फड़ 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 ये आवाज कहां से आई? सौगंधी ने चौंक कर इधर उधर देखा लेकिन किसी को ना पाया। अरे ये तो उसका दिल फड़फड़ाया था। वो समझी थी मोटर का इंजन बोला है। इसका दिल, ये क्या हो गया था इसके दिल को? आज ही रोग लग गया था इसे। अच्छा भला चलता चलता एक जगह रुक कर धड़धड़ क्यों करता था? बिल्कुल उस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह जो सुई के नीचे एक जगह आके रुक जाता था। रात कटी गिन गिन तारे कहता कहता तारे तारे की रट लगा देता था। आसमान तारों से अटा हुआ था। सौगंधी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कितने सुंदर है। वो चाहती थी कि अपना ध्यान किसी और तरफ पलट दे, पर जब उसने सुंदर कहा तो झट से ये ख्याल उसके दिमाग में कूदा, ये तारे सुंदर हैं पर तू कितनी भोंडी है। क्या भूल गई? अभी अभी तेरी सूरत को फटकारा गया है। सौगंधी बदसूरत तो नहीं थी। ये ख्याल आते ही वो तमाम अक्स एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे जो इन 5 बरसों के दौरान वो आईने में देख चुकी थी। इसमें शक नहीं कि उसका रंगो रूप अब वो नहीं रहा जो आज से 5 साल पहले था, जबकि वो तमाम फिक्रों से आजाद अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। लेकिन वो बदसूरत तो नहीं हो गई थी। उसकी शक्लो सूरत उन तमाम औरतों की सी थी जिनकी तरफ मर्द गुजरते गुजरते घूर के देख लिया करते हैं। इसमें वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो सौगंधी के ख्याल में हर मर्द उस औरत में जरूरी समझता है जिसके साथ उसे 1-2 रातें बसर करना होती हैं। वो जवान थी, उसके आज़ा मुतनासिब थे। कभी कभी नहाते वक्त जब उसकी निगाहें अपनी रानों पर पड़ती थी तो वो खुद उनकी गोलाई और गुदगुदाहट को पसंद किया करती थी। वो खुश्क खल्क थी। इन 5 बरसों के दौरान में शायद ही कोई आदमी उससे नाखुश होकर गया हो। बड़ी मिलनसार थी, बड़ी रहमदिल थी। पिछले दिनों क्रिसमस में जब वो गोल पीठा में रहा करती थी, एक नौजवान लड़का उसके पास आया था। सुबह उठकर जब उसने दूसरे कमरे में जाकर खूंटी से कोट उतारा तो बटवा गायब पाया।
सौगंधी का नौकर ये बटवा ले उड़ा था। बेचारा बहुत परेशान हुआ। छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद से बंबई आया था। अब इसके पास वापस जाने के लिए दाम न थे। सौगंधी ने तरस खाकर उसे उसके 10 रुपए वापस दे दिए। मुझमें क्या बुराई है? सौगंधी ने यह सवाल हर उस चीज से किया जो उसकी आंखों के सामने थी। गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंबे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और सड़क की उखड़ी हुई बजरी, इन सब चीजों की तरफ उसने बारी बारी देखा। फिर आसमान की तरफ निगाहें उठाई जो उसके ऊपर झुका हुआ था, मगर सौगंधी को कोई जवाब न मिला। जवाब इसके अंदर मौजूद था। वो जानती थी कि वो बुरी नहीं, अच्छी है, पर वो चाहती थी कि कोई इसकी तायीद करे। कोई 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 इस वक्त इसके कांधों पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दे, सौगंधी, कौन कहता है तू बुरी है? जो तुझे बुरा कहे वो आप बुरा है। नहीं, ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी का इतना कह देना काफी था, सौगंधी तू बहुत अच्छी है। वो सोचने लगी कि वो क्यों चाहती है कि कोई इसकी तारीफ करे। इससे पहले इसे इस बात की इतनी शिद्दत से जरूरत महसूस ना हुई थी। आज क्यों वो बेजान चीजों को भी ऐसी नजरों से देखती है जैसे इन पर अपने अच्छे होने का एहसास तारी करना चाहती है। इसके जिस्म का जर्रा जर्रा क्यों माँ बन रहा है। वो माँ बनकर धरती की हर शय को अपनी गोद में लेने के लिए क्यों तैयार हो रही थी। उसका जी क्यों चाहता था कि सामने वाले गैस के आनी खंबे के साथ चिमट जाए और इसके सर्द लोहे पर अपना गाल रख दे, अपने गरम गरम गाल, और उसकी सारी सर्दी चूस ले। थोड़ी देर के लिए इसे ऐसा महसूस हुआ कि गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंबे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और हर वो शय जो रात के सन्नाटे में इसके आसपास थी, हमदर्दी की नजरों से उसे देख रही है। और इसके ऊपर झुका हुआ आसमान भी, जो मटियाले रंग की ऐसी मोटी चादर मालूम होता था जिसमें बेशुमार सुराख हो रहे हों, इसकी बातें समझता था। और सौगंधी को भी ऐसा लगता था कि वो तारों का टिमटिमाना समझती है। लेकिन इसके अंदर ये क्या गड़बड़ थी? वो क्यों अपने अंदर इस मौसम की फजा महसूस करती थी जो बारिश से पहले देखने में आया करता है। इसका जी चाहता था कि इसके जिस्म का हर मसाम खुल जाए और जो कुछ इसके अंदर उबल रहा है इनके रास्ते से बाहर निकल जाए। पर ये कैसे हो? सौगंधी गली के नुक्कड़ पर खत डालने वाले लाल बक्से के पास खड़ी थी। हवा के तेज झोंके से इस बक्से की आहिनी जबान, जो इसके खुले हुए मुंह में लटकती रहती है, लड़खड़ाई तो सौगंधी की निगाहें यकबयक उसकी तरफ उठी जिधर मोटर गई थी, मगर इसे कुछ नजर न आया। इसे कितनी जबरदस्त आरजू थी कि मोटर फिर एक बार आए और ना आए बला से। मैं अपनी जान क्यों बेकार हलकान करूं? घर चलते हैं और आराम से लंबी तान कर सोते हैं। इन झगड़ों में रखा ही क्या है? मुफ्त की दर्द सरी ही तो है। चल सौगंधी, घर चल, ठंडे पानी का एक डोंगा पी और थोड़ा सा बाम मलकर सो जा। फर्स्ट क्लास नींद आएगी और सब ठीक हो जाएगा। सेठ और इसकी मोटर की ऐसी तैसी। ये सोचते हुए सौगंधी का बोझ हल्का हो गया, जैसे वो किसी ठंडे तालाब से नहा धोकर बाहर निकली है। जिस तरह पूजा करने के बाद इसका जिस्म हल्का हो जाता था, इसी तरह अब भी हल्का हो गया था। घर की तरफ चलने लगी तो ख्यालात का बोझ ना होने के बायस इसके कदम कई बार लड़खड़ाए। अपने मकान के पास पहुंची तो एक टीस के साथ फिर तमाम वाकया इसके दिल में उठा और दर्द की तरह इसके रुएं रुएं पर छा गया। कदम फिर बोझल हो गए और वो इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करने लगी कि घर से बुलाकर बाहर बाजार में मुंह पर रोशनी का चांटा मारकर एक आदमी ने उसकी अभी अभी हद तक की है। ये ख्याल आया तो उसने अपनी पसलियों पर किसी के सख्त अंगूठे महसूस किए, जैसे कोई इसे भेड़ बकरी की तरह दबा दबा कर देख रहा है कि आया गोश्त भी है या बाल ही बाल हैं। उस सेठ ने परमात्मा करे, सौगंधी ने चाहा कि उसको बद्दुआ दे, मगर सोचा बद्दुआ देने से क्या बनेगा। मजा तो जब था कि वो सामने होता
और वो इसके वजूद के हर जर्रे पर लानतें लिख देती। उसके मुंह पर कुछ ऐसे अल्फाज कहती कि जिंदगी भर बेचैन रहता। कपड़े फाड़ कर इसके सामने नंगी हो जाती और कहती, यही लेने आया था ना तू, ले, दाम दिए बिना ले जा इसे। ये जो कुछ मैं हूं, जो कुछ मेरे अंदर छुपा हुआ है, वो तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खरीद सकता। इंतकाम के नए नए तरीके सौगंधी के जहन में आ रहे थे। अगर उस सेठ से एक बार, सिर्फ एक बार उसकी मटभेड़ हो जाए तो ये करे, नहीं नहीं ये नहीं, ये करे, यूं उससे इंतकाम ले, नहीं यूं नहीं यूं। लेकिन जब सौगंधी सोचती कि सेठ से उसका दोबारा मिलना महाल है, तो वो उसे एक छोटी सी गाली देने पर ही खुद को राजी कर लेती। बस सिर्फ एक छोटी सी गाली जो इसकी नाक पर चिपकू मक्खी की तरह बैठ जाए और हमेशा वहीं जमी रहे। इसी उधेड़ बुन में वो दूसरी मंजिल पर अपनी खोली के पास पहुंच गई। चोली में से चाबी निकालकर ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाबी हवा ही में घूम कर रह गई। कुंडे में ताला नहीं था। सौगंधी ने किवाड़ अंदर की तरफ दबाए तो हल्की सी चढ़चढ़ाहट पैदा हुई। अंदर से कुंडी खोली गई और दरवाजे ने जमाई ली। सौगंधी अंदर दाखिल हो गई। माधव मूंछों में हंसा और दरवाजा बंद करके सौगंधी से कहने लगा, आज तूने मेरा कहा मान ही लिया। सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बड़ी अच्छी होती है। हर रोज इसी तरह सुबह उठकर घूमने जाया करेगी तो सारी सुस्ती दूर हो जाएगी और वो तेरी कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा, जिसकी बाबत तू आए दिन शिकायत किया करती है। विक्टोरिया गार्डन तक हो आई होगी तू, क्यों? सौगंधी ने कोई जवाब न दिया और ना माधव ने जवाब की ख्वाहिश जाहिर की। दरअसल जब माधव बात किया करता था तो उसका मतलब ये नहीं होता था कि सौगंधी जरूर इसमें हिस्सा ले, और सौगंधी जब कोई बात किया करती थी ये जरूरी नहीं होता था कि माधव इसमें हिस्सा ले। चूंकि कोई बात करना होती थी इसलिए वो कह दिया करते थे। माधव बैद की कुर्सी पर बैठ गया, जिसकी पुश्त पर इसके तेल से चिपड़े हुए सर ने मैल का एक बहुत बड़ा धब्बा बना रखा था और टांग पर टांग रखकर अपनी मूंछों पर उंगलियां फेरने लगा। सौगंधी पलंग पर बैठ गई और माधव से कहने लगी, मैं आज तेरा इंतजार कर रही थी। माधव बड़ा सटपटाया, इंतजार? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं आज आने वाला हूं? सौगंधी के मिचे हुए लब खुले, इन पर एक पीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने रात तुझे सपने में देखा था, उठी तो कोई भी ना था, सो जी ने कहा चलो कहीं बाहर घूम आए और माधव खुश होकर बोला, और मैं आ गया। भाई, बड़े लोगों की बातें बड़ी पक्की होती हैं। किसी ने ठीक कहा है, दिल को दिल से राह होती है। तूने ये सपना कब देखा था? सौगंधी ने जवाब दिया, 4 बजे के करीब। माधव कुर्सी से उठकर सौगंधी के पास बैठ गया, और मैंने तुझे ठीक 2 बजे सपने में देखा था, जैसे तू फूलों वाली साड़ी, अरे बिल्कुल यही साड़ी पहने मेरे पास खड़ी है। तेरे हाथों में क्या था? तेरे हाथों में, हाँ, तेरे हाथों में रुपयों से भरी हुई थैली थी। तूने ये थैली मेरी झोली में रख दी और कहा, माधव तू चिंता क्यों करता है, ले ये थैली। अरे तेरे मेरे रुपए क्या 2 हैं? सौगंधी, तेरी जान की कसम। फौरन उठा और टिकट कटाकर इधर का रुख किया। क्या सुनाऊं, बड़ी परेशानी है। बैठे बैठाए एक केस हो गया है। अब 20-30 रुपए हो तो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके छुटकारा मिले। थक तो नहीं गई तू? लेट जा, मेरी तरफ पैर करके लेट जा। सौगंधी लेट गई। दोनों बाहों का तकिया बनाकर वो उन पर सर रखकर लेट गई और इस लहजे में जो उसका अपना नहीं था, माधव से कहने लगी, माधव ये किस मुँह ने तुझ पर केस किया है? बेल वेल का डर हो तो मुझसे कह दे। 20-30 क्या 100-50 भी ऐसे मौकों पर पुलिस के हाथ में थमा दिए जाएं तो फायदा अपना ही है। जान बची लाख हो पाए। बस अब जाने दे, थकन कुछ ज्यादा नहीं है। मुट्ठी चापी छोड़ और मुझे सारी बात सुना। केस का नाम सुनते ही मेरा दिल धक धक करने लगा है। वापस कब जाएगा तू? माधव को सौगंधी के मुंह से शराब की बात आई तो उसने ये मौका अच्छा समझा और झट से कहा, दोपहर की गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। अगर शाम तक सब इंस्पेक्टर को 100-50 न थमाए तो ज्यादा देने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ 50 में काम चल जाएगा। 50? ये कहकर सौगंधी बड़े आराम से उठी
और उन चारों तस्वीरों के पास आहिस्ता आहिस्ता गई जो दीवार पर लटक रही थी। बाएं तरफ से तीसरे फ्रेम में माधव की तस्वीर थी। बड़े बड़े फूलों वाले पर्दे के आगे कुर्सी पर वो दोनों रानों पर अपने हाथ रखे बैठा था। एक हाथ में गुलाब का फूल था। पास ही तिपाई पर दो मोटी मोटी किताबें धरी थी। तस्वीर उतरवाते वक्त तस्वीर उतरवाने का ख्याल माधु पर इस कदर गालिब था कि इसकी हर शय तस्वीर से बाहर निकल निकल कर पुकार रही थी, हमारा फोटो उतरेगा, हमारा फोटो उतरेगा। कैमरे की तरफ माधव आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और ऐसा मालूम होता था कि फोटो उतरवाते वक्त उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सौगंधी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसकी हंसी कुछ ऐसी तीखी और नोकीली थी कि माधव के सुइयां सी चुभी। पलंग पर से उठकर वो सौगंधी के पास गया। किसकी तस्वीर देखकर तो इस कदर जोर से हंसी है? सौगंधी ने बाएं हाथ की पहली तस्वीर की तरफ इशारा किया जो म्यूनिसिपैलिटी के दारोगा सफाई की थी। इसकी मुंशी पार्टी के दारोगा की, जरा देख तो इसका थोबड़ा। कहता था एक रानी मुझ पर आशिक हो गई थी। ये मुंह और मसूर की दाल। ये कहकर सौगंधी ने फ्रेम को इस जोर से खींचा कि दीवार में से कील भी प्लस्तर समेत उखड़ आई। माधव की हैरत अभी दूर न हुई थी कि सौगंधी ने फ्रेम को खिड़की से बाहर फेंक दिया। 2 मंजिलों से फ्रेम नीचे जमीन पर गिरा और कांच टूटने की झनकार सुनाई दी। सौगंधी ने इस झनकार के साथ कहा, रानी भंगन कचरा उठाने आएगी तो मेरे इस राजा को भी साथ ले जाएगी। एक बार फिर उसी नोकीली और तीखी हंसी की फुहार सौगंधी के होठों से गिरना शुरू हुई, जैसे वो इन पर चाकू या छुरी की धार तेज कर रही हो। माधु बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया, फिर हंसा। सौगंधी ने दूसरा फ्रेम भी नोच लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस साले का यहाँ क्या मतलब है? भौंडी शक्ल का कोई आदमी यहाँ नहीं रहेगा, क्यों माधो? माधु फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और फिर हंसा। एक हाथ से सौगंधी ने पगड़ी वाले की तस्वीर उतारी और दूसरा हाथ उस फ्रेम की तरफ बढ़ाया जिसमें माधव का फोटो जुड़ा था। माधव अपनी जगह पर सिमट गया, जैसे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। एक सेकंड में फ्रेम कील समेत सौगंधी के हाथ में था। जोर का कहकहा लगाकर उसने की और दोनों फ्रेम एक साथ खिड़की में से बाहर फेंक दिए। 2 मंजिलों से जब फ्रेम जमीन पर गिरे और कांच टूटने की आवाज आई तो माधव को ऐसा मालूम हुआ कि इसके अंदर कोई चीज टूट गई है। बड़ी मुश्किल से उसने हंसकर कहा, अच्छा किया, मुझे भी ये फोटो पसंद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सौगंधी माधव के पास आई और कहने लगी, तुझे ये फोटो पसंद नहीं था, पर मैं पूछती हूँ तुझमें ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को पसंद आ सकती है? तेरी पकोड़ा ऐसी नाक, ये तेरा बालों भरा माथा, ये तेरे सूजे हुए नथने, ये तेरे बड़े हुए कान, ये तेरे मुंह की बास, ये तेरे बदन का मैल। तुझे अपना फोटो पसंद नहीं था? पसंद क्यों होता? तेरे ऐब जो छुपा रखे थे इसने। आजकल का जमाना ही ऐसा है, जो ऐब छुपाए वही बुरा। माधव पीछे हटता गया। आखिर जब वो दीवार के साथ लग गया तो उसने अपनी आवाज में जोर पैदा करके कहा, देख सुगंधी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तूने फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया है। अब मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूँ। सौगंधी ने उससे आगे माधु के लहजे में कहना शुरू किया, अगर तूने फिर से धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने फिर किसी को अपने यहाँ बुलाया तो चुटिया से पकड़कर तुझे बाहर निकाल दूंगा। इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना से ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का? माधव चकरा गया। सौगंधी ने कहना शुरू किया, मैं बताती हूँ, 15 रुपया भाड़ा है इस खोली का और 10 रुपया भाड़ा है मेरा। और जैसा तुझे मालूम है 2.5 रुपए दलाल के, बाकी रहे 7.5, है ना? 7.5। इन 7.5 रुपयों में मैंने ऐसी चीज देने का वचन दिया था जो मैं दे ही नहीं सकती थी, और तू ऐसी चीज लेने आया था जो तू ले ही नहीं सकता था। तेरा मेरा नाता ही क्या था? कुछ भी नहीं। बस ये 10 रुपए तेरे और मेरे बीच में बच रहे थे। सो हम दोनों ने मिलकर ऐसी बात की कि तुझे मेरी जरूरत और मुझे तेरी। पहले तेरे और मेरे बीच में 10 रुपए बचते थे, आज 50 बज रहे हैं।
तू अभी इनका बजना सुन रहा है और मैं भी इनका बजना सुन रही हूं। ये तूने अपने बालों का क्या सत्यानाश कर रखा है। ये कहकर सौगंधी ने माधव की टोपी उंगली से एक तरफ उड़ा दी। यह हरकत माधव को बहुत नागवार गुजरी। उसने बड़े कड़े लहजे में कहा, सौगंधी। सौगंधी ने माधव की जेब से रुमाल निकालकर सूंघा और जमीन पर फेंक दिया। ये छिछड़े, ये चिंदिया, उफ, कितनी बुरी बात आती है, उठा के बाहर फेंक इनको। माधव चिल्लाया। सौगंधी। सौगंधी ने तेज लहजे में कहा, सौगंधी के बच्चे, तू आया किस लिए है यहाँ? तेरी माँ रहती है इस जगह जो तुझे 50 रुपए देगी, या तू कोई ऐसा बड़ा गबरू जवान है जो मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ? कुत्ते, कमीने, मुझ पर रोब गांठता है। मैं तेरी दबैल हूं क्या? भिकमंगे, तू अपने आप को समझ क्या बैठा है? मैं कहती हूं तू है कौन? चोर या घटकुतरा? इस वक्त तू मेरे मकान में करने क्या आया है? बुलाऊं पुलिस को? पुणे में तुझ पर केस हो ना हो, यहां तो तुझ पर एक केस खड़ा कर दूं। माधव सहम गया। दबे हुए लहजे में वो सिर्फ इस कदर कह सका, सौगंधी, तुझे क्या हो गया है? तेरी माँ का सर, तू होता कौन है मुझसे ऐसे सवाल करने वाला? भाग यहां से वरना। सौगंधी की बुलंद आवाज सुनकर इसका खारिश ज़दा कुत्ता, जो सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था, हड़बड़ाकर उठ बैठा और माधव की तरफ मुंह उठाकर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के भौंकने के साथ ही सौगंधी जोर से हंसने लगी। माधव डर गया। गिरी हुई टोपी उठाने के लिए वो झुका तो सौगंधी की गरज सुनाई दी, खबरदार, पड़ी रहने दे वहीं, तू जा, तेरे पूना पहुंचते ही मैं इसको मनी ऑर्डर कर दूंगी। ये कहकर वो और जोर से हंसी और हंसती हंसती कुर्सी पर बैठ गई। उसके खारिज ज़दा कुत्ते ने भौंक भौंक कर माधव को कमरे से बाहर निकाल दिया। सीढ़ियां उतारकर जब कुत्ता अपनी टुंड मुंड दुम हिलाता सौगंधी के पास आया और इसके कदमों के पास बैठकर कान फड़फड़ाने लगा तो सौगंधी चौंकी। उसने अपने चारों तरफ एक हौलनाक सन्नाटा देखा, ऐसा सन्नाटा जो इसने पहले कभी न देखा था। उसे ऐसा लगा कि हर शय खाली है, जैसे मुसाफिरों से लदी हुई रेलगाड़ी सभी स्टेशनों पर मुसाफिर उतारकर अब लोहे के शेड में बिल्कुल अकेली खड़ी है। ये खला जो अचानक सौगंधी के अंदर पैदा हो गया था, इसे बहुत तकलीफ दे रहा था। इसने काफी देर तक इस खला को भरने की कोशिश की, मगर बेसूद। वो एक ही वक्त में बेशुमार ख्यालात अपने दिमाग में ठूंसती थी, मगर बिल्कुल छलनी का सा हिसाब था। इधर दिमाग को पुर करती, उधर वो खाली हो जाता। बहुत देर तक वो बैठ की कुर्सी पर बैठी रही। सोच विचार के बाद भी जब उसको अपना दिल परचाने का कोई तरीका न मिला तो उसने अपने खारिश ज़दा कुत्ते को गोद में उठाया और सागवान के चौड़े पलंग पर उसे पहलू में लिटाकर सो गई।